नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में यूं तो मुद्दों के बीच इतनी सघन प्रतियोगिता है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस दिन किस मुद्दे को लेकर आपके सामने आएं। मैं समझ सकता हूं कि आप दर्शकों के लिए भी दर्शक बने रहना कितना मुश्किल होता होगा। वैसे में जब ट्विटर और व्हाट्सएप से पार्टी के लोग आपको पूरी तरह से पार्टी के समर्थकों में बदलने का प्रयास करते होंगे कि आप इस नज़रिए से उस मुद्दे को देखें, हमारा या उनका बांट कर। ऐसे में मैं यहाँ आया हूँ, ये नोएडा वेस्ट ग्रेटर नोएडा है, जहाँ पर मकानों का आपको ज़ख़ीरा दिखेगा और यहाँ मुद्दों की नहीं ऊंचाइयों के बीच होड़ है। कौन किससे कितना ऊंचा हो सकता है, इन ऊंची इमारतों में हम सब के सपनों का एक घर है, लेकिन जब से भूकंप आया है हम इन सपनों को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा कि यहाँ बन रही इन इमारतों के बारे में हम तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें। क्या ये भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इन्हें इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि अगर नेपाल की धरती कांप गई तो हम अपनी 18वीं या 20वीं मंजिल में सुरक्षित ही रहेंगे? आज के इंडियन एक्सप्रेस में मुंबई के भूविज्ञानिक वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भूकंप की स्थिति में दुनिया में 50 मंजिला इमारतें नहीं बच पाती हैं। सुब्रमण्यम साहब तो मुंबई के लिए 23 से ज़्यादा मंजिल की इमारत की इजाज़त भी नहीं देते हैं, लेकिन कई बिल्डर 50 और 100 मंजिला इमारतों के बारे में दावा करते रहते हैं कि यही सबसे सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित इमारतों की तकनीक के बारे में सार्वजनिक जानकारी का विस्तार बहुत ज़रूरी हो जाता है। धारणा के दम पर सबको रिजेक्ट करने या सब कुछ नियति पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से भूकंप रोधी मकानों की तकनीक दुनिया में बेहतर हुई होगी। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब मुझे नहीं मालूम कि वहां आए भूकंप में 50 मंजिला इमारत बची है या गिर गई है, जैसा कि सुब्रमण्यम साहब ने कहा है, लेकिन जापान के बारे में लगातार पढ़ने को मिल रहा है कि वहां इमारत की नींव में रबर की पैडिंग होती है, शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं। हमारे भी देश में पारंपरिक तकनीक की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सब भावी आपदा के अपराधी हैं जिन्होंने न जानने की कोशिश की या ऐसे मकान बनाने के प्रयास किए जो उनकी जान भी ले सकती थी और उनके असुरक्षित मकान की वजह से किसी बेकसूर की जान भी जा सकती थी। इसलिए हमने सोचा कि आज एक और प्रयास करते हैं। हम इन इमारतों के बीच आपको ले चलते हैं। जहां ये इमारत बन रही है वहीं चलकर समझने की कोशिश करेंगे कि भूकंप रोधी तकनीक क्या है। अब मुश्किल ये है कि मेरा तो कोई आजकल मकान बन नहीं रहा है, इसलिए मैंने एक मकान का चयन किया है, एक इमारत का चयन किया है। इमारत बनाने वाले का दावा तो होगा ही कि भूकंप रोधी तकनीक है, और वैसे मैं उनकी इस तकनीक को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरी कोई ऐसी योग्यता है, बल्कि मैं दो विशेष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से आपको बताने समझाने आया हूं उन इमारतों की निर्माण प्रक्रिया के साथ साथ कि ये तकनीक क्या है, क्या ये बाद में आप बना सकते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसा कि एक पैनलिस्ट ने प्राइम टाइम में ही कहा था कि भूकंप आएगा, कब आएगा ये चेतावनी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इसे ही चेतावनी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस खित्ते में, इलाके में 100 साल, 200 साल, 10 साल या अगले 5 साल या कल ही भूकंप आ सकता है। तो हमारे मकान सुरक्षित हैं या नहीं। प्राइम टाइम। हमारे साथ आईआईटी के प्रोफेसर तुषार दत्ता जी हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ज्ञाता हैं। हरिओम गुप्ता जी हैं, आप ऑनररी डायरेक्टर हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के। और आर.के. तिवारी जी हैं, जहां हम आए हैं, ये जो इमारत बन रही है आम्रपाली ग्रुप की, उसके डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के। तुषार जी, मैं आने से पहले यहाँ पे देख रहा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें पूरा एक बिल्डिंग कैसा होना चाहिए उसका खाका दिया हुआ है। आप हमारे दर्शक को थोड़ा बता सकते हैं क्या कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है अपने बनने की शुरुआत में किस तरह से उसमें ध्यान रखा जाता है कि वो बन रही है कि नहीं बन रही है? देखिए, ये कॉलम आ रहा है। हाँ, थोड़ा चौड़ा कॉलम बोल सकते हैं। हाँ, इसको, ये फाउंडेशन, इसका नीचे फाउंडेशन है। हाँ, और ये फाउंडेशन से कॉलम उठ रहा है और उसका बाद इसका ऊपर से बीम जाएगी।
हाँ। बीम बनेगा। हाँ बीम चारों ओर तरफ बीम बन जाने का बाद हाँ। उसमें स्लैब कास्ट किया जाएगा। वो हम लोग बाद में दिखाएंगे। हाँ। वो जो एक उसमें जैसे उसके बीम बन गया है ऊपर, हाँ, ये कॉलम है, और वहाँ जहाँ पर लोग छत पे जैसे खड़े हैं वो मोटे वाली पट्टी बीम है। बीम है, ठीक है। हाँ तो और उसी का ऊपर स्लैब बन गया जी। तो यही बिल्डिंग का यही खाचा है। तो जब इधर में जो फाउंडेशन से जब कॉलम उठता है हाँ तब ये कॉलम बेसिकली मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक का जितना फोर्स आता है ये कॉलम्स लेता है। अच्छा, यही बर्दाश्त करता है यही मेनली यही बर्दाश्त करता है। तो इसके लिए इसमें ये किस तरह का सरिया इस्तेमाल होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता होगा। इम्पोर्टेंट होता है कितना सरिया दे रहे हैं, हाँ। कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना स्पेसिंग में देना चाहिए, क्योंकि उसमें कंक्रीटिंग करेंगे जब कंक्रीटिंग करने का टाइम में कंक्रीट अच्छा से उसका अंदर में कॉम्पैक्ट हो जाए, वो गैप भी इम्पोर्टेंट है। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लिंक्स। ये जो लिंक्स है ना, जो ये मोटे वाले रड के बीच में जो पतला वाला जो लिंक है, हाँ ये पतला वाला, ये खाचा को पकड़ के जो रखा है। अच्छा, ये इसको, हाँ ये वाला जिसको ये पत्थर से जिसको मैं हिला रहा हूँ, शेयर लिंक, इसको शेयर लिंक बोलते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा खाचा को पहले पकड़ के रखता है एक नंबर। हाँ। कंक्रीट इधर में जो करेंगे हाँ। कंक्रीट को भी पकड़ के रखेगा अच्छा से। अगर इसका स्पेसिंग काफी ज्यादा हो गया हाँ। तो कंक्रीटिंग उधर में अच्छा से पकड़ नहीं जाएगा। तो इधर में क्लोज स्पेसिंग में हम लोग ये खाचा इसको डालते हैं। अच्छा, और ये पूरा खाचा को पकड़ के रहता है। और ये पूरा शेयर फोर्स को, जितना शेयर फोर्स आता है वो शेयर फोर्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। अच्छा, लेकिन ये काफी रिजिड होता है क्या? हाँ, हाँ। खाता का भी टाइट होना चाहिए। अच्छा, ये टाइट होना चाहिए। टाइट होना तो तिवारी जी, हमने कहीं पढ़ा था, जब मैं इसके दौरान ये सब पढ़ रहा था, तो 1993 में जब लातूर का भूकंप आया तो उसके बाद सेल ने ख़ास तरह के स्टील को डेवलप किया, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, और बाद में इस तरह के सरिया भी बनने लगे। पर मुझे ये बताइए कि ये सरिया उस गुणवत्ता का है या नहीं? अच्छा बुरा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर क्या उनमें वो क्वालिटी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाली? इसकी जांच आप कैसे खरीदते हैं? या अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ तो इसको तो जाके बाजार से खरीद लाया, तो मुझे कैसे पता? अगर बनाने वाले ने कह दिया कि हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। अभी हमारे डिजाइन में स्पेसिफाइड रहता है कि इस स्टील को हमें यूज करना है। हाँ। हम वेंडर से उस स्टील को प्रोक्योर करते हैं, उनकी टेस्ट सर्टिफिकेट हमारे पास आती है। अच्छा। लेकिन हम फिर अपने खुद हम साइट पर जब उनकी लॉट आएगी, पहली लॉट में ही हम उस सारे स्टील की टेस्टिंग तो करते वो क्या सर्टिफिकेट क्या देते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है इसमें? नहीं, ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी? हैं। कितनी जी। अभी BIS ने हाँ। एक नया स्टील किया है। हाँ। उसके आगे डी लगाते हैं, डी लगा हुआ है। डक्टाइल डिटेलिंग। अच्छा। जिसकी वो इलास्टिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि ऐसे करे फिर वापस आ जाता मैंने है। इसी तरह का यही इसी रॉड में एक डी लिखा रहता है उसमें, हाँ? डी इज अ इसमें लिखा हुआ है, हाँ? कहाँ लिखा हुआ है इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक्चुअली जो पहले स्टील ओ। वो 415 होती ये जो वही आप कह रहे हैं? दो तरह के स्टील आती हैं। एक हाँ। ऑर्डिनरी होता है 550 या 450, और इसके आगे डी लगा देते हैं तो हाँ। डक्टाइल स्टील विच इज गुड फॉर ओके, earthquake। अच्छा, एक सेकंड। ये डक्टाइल स्टील इसे कहा गया। तो अगर कोई अपना घर बना रहा है तो वो जाके देखे कि वो 500 डी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये होना चाहिए, है ना जी? और हाँ। ये स्टील जो होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल ये महंगा होता है। इसी से घर का कॉस्ट, अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाला घर बनाएंगे तो इस स्टील की वजह से ही ये महंगा हो जाता है। नहीं, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। हार्डली 7 to 8% एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल स्टील। नॉर्मल से, है ना? तो ये हमारे बिल्डिंग कोड में है कि अगर हम बड़ी इमारत बना रहे हैं तो 500 डी का ये सरिया इस्तेमाल किया जाए। जी, लगाइए बेसिकली। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है अब ये रिवाइज किया है, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ स्टील। हाँ। अब जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गई है उसके लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील चाहिए होता है। स्ट्रेंथ एक कंसिडरेशन है, हाँ। बट ये डक्टाइल जो वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ। ये साधारण आम जनता के लिए इतना ही मैं बताऊंगा कि ये जब ईल्ड करता है, पहले जब ईल्ड करता है, हाँ। ईल्ड करने के बाद कितना देर तक ईल्ड करके झुका रह सकता है। तब जाके वो टूटता है। मतलब ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा भूकंप के लिए उतना ही फायदा मतलब ये होगा। अगर कोई भूकंप आया है तो ये अगर झुक भी रहा है तो देखना है कि कितने देर तक ये झुका रह सकता है और वजन ले सकता आम है। आदमी की भाषा में कहें तो जैसे भूकंप के झटके में क्या होता है, बिल्डिंग शिफ्ट होता है, मूव होता है। मूव होने से क्या होगा, इस स्टील पर उसका प्रेशर आता है। अगर आपका स्टील डक्टाइल नहीं है तो
क्रैक हो सकता है, लेकिन झट से क्रैक हो जाए। लेकिन अगर आपका डक्टिलिटी इसमें है तो ये वापस रीगेन करता है अपनी पोजीशन को, वो क्रैक नहीं होता है, एटीज रहता है। यही हम फ्लेक्सिबल होने फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब अच्छा, ये कहा जाता है कि बिल्डिंग ऐसी हो कि एकदम हिले ना, वो अच्छा होता है या हिलने वाला अच्छा होता है? हिलने वाला अच्छा होता है। आप भी सहमत है, हिलने वाला अच्छा होता है ना? अच्छा है। हाँ? और इसका एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, बैम्बू जो होता है ना, हाँ। वो बैम्बू को आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा बहुत झुक के उसके बाद उसको तोड़ सकते हैं बैम्बू को। इसको ही बोलता है डक्टाइल मटेरियल। ओके, मतलब झुकने का थोड़ा सा समय बढ़ जाए तो बच सकते हैं आप, आदमी है लोग ना? भाग जाएगा, भाग जाएगा वो उसमें। भाग जाने को टाइम मिलेगा, ओके। बीम झट से गिर नहीं ठीक है, पड़ेगा। तो ये एक बुनियादी बात है जो हमारे दर्शकों को ध्यान में रखनी है। ये वाला ये जो फंसाया है कटिया जैसा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा एक चीज इसको खड़ाने का। नहीं, बताना चाहूंगा कि ये जो फंसाते हैं ना लोग बाग, हाँ। ये अंदर कुंडी नहीं मोड़ते हैं। अच्छा, तो ये कुंडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या ऐसा भी होता है कि लोग कुंडी नहीं मोड़ते हैं? नहीं मोड़ते हैं। ठीक से मोड़नी इट इज 45 डिग्रीज पर इसको मोड़ना बहुत जरूरी है। ओके जी, हाँ। ये अदरवाइज ये खुलने की कोशिश करता है, जब अर्थक्वेक आएगा हाँ। तो ये ऐसे झुकेगा तो फिर ये कुंडी जो है वो ये खुल खुलने जाएगा को- ये, ओके। यदि ये एंगल पे होगी तो खुलेगी नहीं। 45 डिग्री के एंगल पर अगर ये हो तो अगर कोई अपना घर बना रहा है तो वो इसका ध्यान दे कि इसको किस तरह से फंसाया गया है। हाँ। यूजुअली लोग ऐसे ही कर ऐसे छोड़ देते देते हैं। हैं। अच्छा, अभी तक ये काम हाँ, कर रहे हैं, हाँ। यूजुअली लोग ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब इसको ये वाला जो ऐसा है वो नहीं हो कि थोड़ा सा घुमा देना जैसे ये चाहिए, नीचे वाला है, जैसे नीचे वाला आपने घुमाया है। ये कॉलम है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था दत्ता साहब कि बेहतर जो है, जैसे 6 बोरी बालू में 1 बोरी सीमेंट मिलाते हैं जो मोटार बनाते हैं, तो कई जगह मैं पढ़ रहा था कि और मजबूत बनाना हो तो 4 बोरी बालू में आप 1 बोरी सीमेंट मिलाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिक्स डिजाइन बोल के एक चीज होता है, हाँ उसमें राइट प्रोपोर्शन में हाँ आपको बालू, सीमेंट हाँ और एग्रीगेट हाँ ये मिलाने से हाँ एक टाइप का स्ट्रेंथ आता है। हाँ। वो स्ट्रेंथ हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको टेस्ट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वही बेसिकली उसी टाइप का हम लोग मिक्स डिजाइन बोलते हैं कंक्रीट का। हाँ। तो ये जो अभी आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे हाँ। कि जहाँ पर ये काम होता है, हाँ। नॉट ओनली ये लोग टेस्ट करते हैं स्टील को, ये जो क्यूब स्ट्रेंथ होता है जो कंक्रीट लगाने के लिए वेरियस प्रूफ, वो क्यूब स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये इसको बीम कहते हैं, है ना? तो अगर छज्जा जिसको है ना, नहीं छज्जा तो अलग हो गया, बीम है। तो अगर किसी को भूकंप आ रहा हो की स्थिति में, तो इसके नीचे खड़ा हो जाए तो सुरक्षित रहता है क्या? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो सलाह देते हैं कि जहाँ लिफ्ट जो हमारे मेन हाँ। बिल्डिंग का जो लिफ्ट होता है, हाँ। इसलिए वहाँ उसको हम वो पूरे शेयर वॉल से बना होता है, जो कोर जिसको बोलते हैं, हाँ। कोर ऑफ दी बिल्डिंग, तो वो पोर्शन सबसे सुरक्षित होता है। आप लिफ्ट के इर्द गिर्द आ जाए तो वो पर ये तो कहा जाता है कि लिफ्ट का कभी इस्तेमाल ये ना जो करें। लिफ्ट कहते का हैं ना इस्तेमाल कि ना करें, लिंटल के लिफ्ट नीचे के आ पास- जाओ या बीम के नीचे आ जाओ, वो इसलिए होता है कि यदि डेब्री गिरती है तो दोनों तरफ गिरेगी, इट विल नॉट बी फॉलिंग अंडर द बीम। सो दैट अच्छा, इसलिए वो लेकिन ये आपको- भी गिर सकता है, हाँ? ये भी गिर सकता है, पर इसको गिरने में टाइम लगेगा। ऊपर की डेब्री जो है वो इसके इर्द गिर्द गिरती है, इसलिए ये बट सर ये सबसे सुरक्षित इसलिए भी होता है कि इसमें स्टील है। हाँ। स्टील एकदम से प्लग नहीं नहीं होता है। तो झुक सकता है, क्रैक हो सकता है, बेंड हो सकता है, इसलिए कॉलम के पास खड़े हो जाइए, शेयर वॉल के पास खड़े हो जाइए, सेफ। ये जो बीम यहाँ बीम का निर्माण हो रहा है, नहीं अभी इसको कंक्रीट, अभी तो इसमें कास्टिंग किया नहीं गया है ना, कंक्रीट इसमें नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी यहाँ भी वही तकनीक है मोड़ने के लिए और ये रस्सी को बांधने के लिए। इसमें थोड़ा स्पेशल चीज मैं बताऊं, हाँ। शायद ये लोग इलाबोरेट करेंगे। हाँ। ये है आपका बीम जाके हाँ। ये कॉलम में जाके जा रहा है, हाँ। जंक्शन बन रहा है, ठीक है ना? हाँ। ये जंक्शन में ये जो स्टील आया है, हाँ। इसको एक स्पेसिफिक तरह से मोड़ना चाहिए, मोड़ा जाता है। अगर नहीं मोड़ेंगे, अगर इसको खोल के रखते हैं इधर में, इधर इसको इधर रखा और इसको नहीं मोड़ा, तो क्या होगा, जब बेंड करने चाहेगा ये बीम, तब उसका सरिया निकाल के आ जाएगा और वो जो कंक्रीट का एरिया होता है वो कंक्रीट झट से क्रैक कर देता है और बीम गिर पड़ेगा। बीम और कॉलम का जो सरिया है वो प्रॉपरली एक दूसरे में लैप होना चाहिए, अंदर से एंकरिंग अंदर से जाना चाहिए। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लाइन। कितना ये सरिया जैसे है कितना ना- डेवलप हो रहा है अंदर, अच्छा, तो डेवलपमेंट लाइन प्रॉपर होनी चाहिए।
ये जैसे टाक का सरिया भी मुड़ा हुआ है और हाँ। नीचे बीम का सरिया वो भी ऊपर मुड़ा हुआ है। अच्छा तो नीचे वाली सरिया भी मुड़ गई और ऊपर वाली भी मुड़ गई है। ये करते हैं कि सरिया कंक्रीट में पकड़ा रहे, पकड़ा रहे उसको। सेपरेट ना हो। यदि वो कम होगा ना और यही आपको डक्टिलिटी देता है। हम डक्टिलिटी की जो बात कर रहे थे, हाँ। ये बहुत देर तक ऐसी ये जो बेंड करते रहेगा, हाँ। यही जो टेक्निक करते हैं हम लोग, हाँ। इसे यही बेसिकली डक्टिलिटी को दे अब इस कॉलम पे ये बहुत निर्भर करता है। नहीं, एक तो आपने बेसिकली शुरू में जंक्शन पे कैसा रहता है? कॉलम बीम जंक्शन हैज टू बी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए जी हाँ सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी। कि लोड कैसे ट्रांसफर होता है। जो स्लैब हैं, ये स्लैब है, हाँ स्लैब में जो लोड आता है वो फिर ये बीम में जाता है, साइडों के वॉल के ऊपर जाता है, फिर वॉल से बीम से वो कॉलम में जाता है, फिर कॉलम से फाउंडेशन में जाता है। तो ये जो स्लैब हैं ये हमारी लोड जनरेटिंग मेंबर्स हैं, और स्लैब का जो डिज़ाइन होता है वो उसके यूजेज के ऊपर होता है कि किस पर्पस कितना के use लिए होता आप, यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो हम 200 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं। यदि ऑफिस बिल्डिंग है उसको 300 किलोग्राम के लिए करते हैं। यदि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो 600 हर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वेट लोड यूसेज की वजह से वेट उसमें डिज़ाइन होता है। उसको लाइव लोड कहते हैं। जो अब मुझे एक बात बताइए कि जब मकान भूकंप आता है तो ये वाला हिस्सा क्यों गिर जाता है? जैसे ये मान लिया जाए कि ये ड्राइंग रूम का हिस्सा है, ये एक दीवार क्यों गिर जाती है इतनी आसानी से? ये दीवार बेसिकली छत जो है ये क्यों गिर जाती है? ये जो स्लैब का बात बाद में आऊंगा। हाँ ये पहले आपका जो कॉलम्स दिखाया ना, हाँ ये कॉलम्स का बीच में अगर वॉल ब्रिक का वॉल रहता है, हाँ। पार्टीशन देने के लिए, हाँ। वो ब्रिक का वॉल क्या होता है कि हाँ। ये डायरेक्शन में ब्रिक का वॉल अच्छा से जहाँ पर भूकंप आता है काम करता है, लेकिन इसका जो ये उल्टा डायरेक्शन जो है इधर में वो गिर पड़ता है। तो उसीलिए ही आदमी लोग बोलते हैं कि आप बीम का नीचे के खड़ा हो जाओ, क्योंकि इसलिए बीम का नीचे खड़ा होने से वो जो वॉल गिर पड़ेगा वो उसका ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसी खाली जगह में रहेंगे तो वो पूरा वॉल आके आपका ऊपर गिर एक मैंने इसमें पढ़ा है कि दीवार अगर लंबी होती है तो उसके गिरने का खतरा ज्यादा होता है। बेसिकली हाँ? वो बेसिकली दीवार जितनी लंबी हो हाँ। वो पतली दीवारें होती है। बढ़ जाइए सर। हाँ तो पतली दीवार होती है तो दीवार जितनी लंबी होगी उसकी थिकनेस डिपेंड करेगी। अगर मैं 6 मीटर की जैसे कोई दीवार बहुत बड़ा हॉल है तो उसकी दीवार लंबी हो गई 2 कॉलम के बीच में, तो बीच उसके में आप गिरने लोग की क्या- आशंका ज्यादा रहती है। वो उसको गिरने की ज्यादा आशंका होती है। उसका भी रिमेडी है कि हाँ। लंबी दीवारें हों हाँ तो उसके बीच में हम फिर एक बीच में वर्टिकल मेंबर्स भी देते हैं, बीम हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड मेंबर्स भी करते देते हैं, हैं। अच्छा जिसको अपने यहाँ भाषा में बोलते हैं ना एक लिंटल लेवल में। पहले लिंटल होता था केवल खिड़कियों के ऊपर होता था, हाँ। लेकिन अभी वो पूरे में रन कर दिया जाता है टू गिव ए एडिशनल बाइंडिंग। क्योंकि आपको जो दीवार गिरने का खतरा है वो चूंकि आपको ये सर्टेन 2 मीटर 3 मीटर हाइट पर एक और छोटी बीम आ गई। जी मैं इसको ठीक है। ये जो दीवारें होती हैं, हाँ ये जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं जो कि नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं। अच्छा, ये कम वजन लेने वाली तो होती हैं। बिल्डर के लिए मोर स्पेस एरिया क्रिएट करने के लिए वो 4.5 इंच की दीवार देते हैं, और 4.5 इंच की दीवार के हर 3 रद्दों के बाद 1-2 बार 8 mm के डाले जाते हैं, विच इज जस्ट ये अर्थ तो वो जाके सुरक्षित हो जाता सुरक्षित हो है। जाता है। अगर किसी ने अपना घर बनाया और सिर्फ 2 खंबे के बीच में दीवार लगा दी और उसमें कुछ डाला नहीं, स्टील सरिया नहीं डाला, तो वो गिर जाएगा धड़ाम यदि से, वो है ना? 9 इंच की दीवार है तो वो खड़ी रहेगी। हाँ। 4 इंच की दीवार रहे तो उसमें तो सरिये आने चाहिए। जहाँ 4 इंच मतलब पतली दीवार है तो उसमें सरिया होनी चाहिए। मोटी दीवार है तो अगर 2 ईंट की है तो उसमें सरिया की। एक मैंने सुब्रमण्यम साहब का बयान पढ़ा जो IT मुंबई के हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं कि 50 मंजिली इमारतें किसी भूकंप के झटके को सह पाई हों, और वो लगातार दलील दे रहे हैं कि आज भी उनका अखबार में छपा है। और यदि ये बिल्डिंग किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिज़ाइन करी हुई है, हाँ। तो ही इज सपोज टू टेक ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन। ये होता है उन्होंने जिस सिलसिले में बताया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ किस लिए बताया है। हाँ हम लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। हाँ आपको एक अनसर्टेन फेनोमेना है, हाँ कब कहाँ कैसी झटका आएगा किसी को पता नहीं है। हाँ अगर 8 मैग्नीट्यूड 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए हाँ। और वो जगह एपिसेंटर के काफ़ी नज़दीक में है, हाँ तो उसमें क्या होगा कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, एक डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक होता है उसका ऊपर।
और उसका जो मैक्सिमम बेसिस आपको एक जो लेते हैं 8 मैग्नीट्यूड 9 मैग्नीट्यूड, उसमें हम पकड़ ही लेते हैं कि बिल्डिंग में काफ़ी डैमेज होगा, पकड़ ही लेते हैं, लेकिन आदमी लोग भाग पाएगा। लाइफ सेफ्टी इज एंश्योर्ड बट बिल्डिंग विल बी हेवीली डैमेज्ड। पर सर उस तरह की इमारत में तो कहा था कि आप सीढ़ी से ना भागे, लिफ्ट से ना भागे, तो कहाँ से भागेगा वो? नहीं, वो गिर पड़ेगा नहीं, वो मेंबर्स आपका झुकते रहेगा, टाइम लगेगा उसमें गिरने का लिए। हाँ। बिल्डिंग ऐसी बेंड हो जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं गिरेगा। एकदम से नहीं गिरेगा, थोड़ा हाँ, से। तो आप टाइम मिलेगा आपको, जी। जिसको हम बोलते हैं लाइफ सेफ्टी बोलते हैं। नहीं, हमारा वो ये लाइफ आदत सेफ्टी छोड़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि आदमी लोग अगर एक्सट्रीम आपको एक आता है, एक बिल्डिंग में लाइफ सेफ्टी इज एंश्योर्ड, दैट मींस आप भाग पाएंगे। बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो जाएगा। बिल्डिंग डैमेज हो जाएगा। ये जो हमारा भूकंप कोड है, ये बताता है कि यदि मॉडरेट अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए, सीवियर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए, जी। और बहुत सीवियर आता है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पहले मॉडरेट अर्थक्वेक के लिए आपकी जो फिनिशेस हैं वो शायद गिर जाएं, और कुछ नहीं होगा। यदि अच्छा, थोड़ा जरूरी है इमारत नहीं इमारत गिरेगी, नहीं लेकिन गिरेगा। उसके दीवार वगैरह यदि- झड़ सकते हैं उसको। यदि हाँ सीवियर अर्थक्वेक है हाँ तो उसमें आपके बीम कॉलम वगैरह में क्रैक्स आ जाएंगे, बट ये गिरेगा नहीं। यदि बहुत सीवियर अर्थक्वेक है तो उसमें भी हम ये श्योर करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होना चाहिए। जो डैमेजेस हैं वो इतनी होंगी जो कि बाद में आप रिपेयर कर सकते हैं। जो ये लाइफ- किया जा जो सकता है ना। जीवन है वो लेकिन ज़्यादा दत्ता important साहब, है। अगर ये अगर जैसा कह रहे हैं यही philosophy है जो- हाँ, यही फिलॉसफी है, लेकिन इस फिलॉसफी से अगर कोई बिल्डिंग बनाए तो उसका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा फिर तो। ये ऐसी नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये आदमी लोगों उनका दिमाग में कुछ कीड़ा बैठ गया, हाँ। गलत फहमी है। ये गलत फहमी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7-8% स्टील, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% कॉस्ट का इधर उधर हो सकता है। हाँ। लेकिन कोई भी बिल्डिंग जी। जो हम लोग लेटरल लोड का ये कॉलम जो जिस पर लोड आता है, लेटरल लोड का लिए डिज़ाइन होता ही होता है। आइदर और विंड हो और नहीं तो आपको एक हो, ये दोनों का लिए आपको लेटरल लोड आएगा। ठीक है। तो उसके लिए डिज़ाइन होता ही है। एक बात बताइए कि अगर ये सब बन जाए, अभी तो यहाँ वो सरिया या हम देख रहे हैं, तब फिर आप कैसे पता करेंगे कि ये बिल्डिंग उन नियमों से बनी है कि नहीं बनी? नक्शा में तो हो सकता है, लेकिन हाँ, तब कैसे नक्शा में जांच हो करें? सकता है। उसमें आजकल टेस्ट करने का काफ़ी फैसिलिटीज़ है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वो होता है अच्छा। कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोल के, और हेल्थ मॉनिटरिंग, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग बोल के नया ब्रांच का ऊपर काफ़ी रिसर्च चलता है। हाँ। कि कोई भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बन गया और नहीं तो समझिए पुराना बिल्डिंग है, अभी आपको पता करना है बिल्डिंग का क्या ताकत है। तो ये ताकत करने के लिए आजकल तकनीकी अवेलेबल है। पर तिवारी जी देखिए, जैसे आप ही के कंस्ट्रक्शन का कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, मान लीजिए कि या आपका नहीं, आप कहीं और होंगे, तो 15 साल जो पहले बनती होगी और आज जो बिल्डिंग बन रही है उसके भूकंप रोधी में बहुत सारा तकनीक में बदलाव आया होगा, है ना? काफ़ी चेंज आया होगा। तो जो पुरानी इमारतें हैं, है ना, क्या उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता उनको है? रेट्रोफिट किया जैसे जैसे आपके दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी बीच में मुहिम चलाई थी हाँ। कि आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल्स हुआ, हाँ उनको एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हुए, हाँ। कॉलेजेस, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। जा सकता वो पिछले लास्ट अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक के बाद कुछ मुहिम चली थी, 6 महीने तक चली थी, उसके बाद सारा ठंडा पड़ गया। गया, लेकिन वो कर सकते हैं, वो है ना? कर सकते हैं। बुरा हम नहीं बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक, परंतु जहाँ दूसरी जगह है, जहाँ से बॉम्बे, वहाँ अर्थक्वेक नहीं गवर्न करता, वहाँ विंड गवर्न करती है। हाँ वहाँ पर हाई राइज स्ट्रक्चर्स के अंदर विंड इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी अगर दिल्ली के अंदर आप 60 स्टोरी की बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ अर्थक्वेक गवर्न नहीं करेगा, विंड गवर्न करेगी। हवा से बिल्डिंग गिर सकती है। हवा के बिकॉज हवा का प्रेशर इतनी हाई टॉल स्ट्रक्चर्स पे इतना ज़्यादा होता है, तो हमें बिल्डिंग वहाँ विंड के लिए डिजाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ इतने हजारों बन रहे हैं कि इसको चेक करने में तो सैंपल, रैंडम सैंपल ही चेक हो सकता है। नहीं, बड़े बड़े जैसे डेवलपर्स होते हैं, उनके पास 2 फुल एजेंसीज होती हैं चेकिंग के लिए। हाँ। एक तो इन हाउस वो लोग, पर उनकी कोई कानून में अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, कि अगर ये इमारत गिर जाए तो जिन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट किया है ना, उनको उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे भुज के समय हुआ था कि जिस इंजीनियर ने, जो संतोष जी बता रहे थे, कि जिस इंजीनियर ने कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिया कि ये इमारत नियम के हिसाब से बन रही है, उसकी जवाबदेही कानून में वहाँ पर राज्य में तय है। तो उसी तरह से ये होना चाहिए कि जो भी थर्ड पार्टी आपके बिल्डिंग की ऑडिट कर रही है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर आपने गलत ऑडिटिंग की है तो सजा के हकदार आप भी होंगे, है ना? दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन बाय लॉ।
कानूनन रूप से ये ये- मान्यता प्राप्त नहीं है। हम पिछले ये क्या कहा सर पिछले आपने? हाँ। 40 साल से देखिए अब सबको हंस रहा है। हाँ 40 साल से ये हाँ। कर रहे हैं कि कोई इंजीनियर बिल हो हाँ। जिससे यू कैन मेक द इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल। अभी ओह, इंजीनियर की कोई ये serious बात है कि फिर। देयर इज नो एक्ट, देयर इज नो बिल, कोई एक्ट नहीं है, कोई कोई कानून कानून नहीं नहीं है। है। लेकिन अब फिर आप हमारे दर्शक को बताइए कि अगर कानून से आप इंजीनियर की नौकरी मान्यता प्राप्त होती तो उनको किस तरह की सुरक्षा की नौकरी करना, ये नौकरी करना पेशा हाँ, है ना? पेशा। इंजीनियर बिल की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या दो बात होनी चाहिए जो उनकी उसमें- इस सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, उसमें इंजीनियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। चाहे गवर्नमेंट का हो। बहुत जरूरी है। देखिए ये एक नई बात तो इसमें आप ले आए ना कि कम से कम नहीं, एक नहीं, जैसे हाँ। आपके जो नहीं, नक्शे ये- पास होते हैं आज की तारीख हाँ। में वो आर्किटेक्ट साइन करते हैं। हाँ, नक्शे। ये- अब आर्किटेक्ट आपको ये स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के बारे में क्या पता? आर्किटेक्ट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओनली आर्टिकल डिजाइन planning of प्लानिंग। अब उसके अंदर स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहीं रुकिए आता ही आप नहीं। ये कह रहे हैं कि हम जब घर बनाते हैं तो हम तो आर्किटेक्ट आप को तो जानते architect हो जाते हैं, हैं, हम architect- जाए उसने नक्शा बना दिया हम घर बनाना चालू कर देते कर देते हैं। हैं, आप कहते हैं कि हम ये गलत करते आप ये हैं, गलत करते हैं। हम वो आपको- नक्शा लेके आपके पास आना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। आना चाहिए। आर्किटेक्ट से अब पूछना चाहिए। कई आर्किटेक्ट क्या करते हैं अपने ऑफिस के अंदर उन्होंने ड्राफ्ट्समैन पकड़ के रखे हुए हैं, वही नक्शा स्ट्रक्चरल नक्शा बना के इशू कर देते हैं। मैं छोटे छोटे घरों की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ना? तो- मैंने ये लूपहोल्स भी पकड़ना हमारा काम है। तो तो ये ये कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर बिल हो हाँ। तो ये सारी चीजें बंद हो ये सारी जाएंगी, चीजें बंद हो जाएंगी। उसमें तय हो जाएगा कि आर्किटेक्ट के बाद आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंजीनियर- के पास जाना पड़ेगा और उसकी इसकी जवाबदेही ये होगी। ये होगा। कोलैप्स की स्थिति में तो आर्किटेक्ट की कोई जवाबदारी नहीं। उसने तक आपको एक सपना दिखाया घर ऐसा होगा, ऐसा हाँ, होगा, वो ऐसा बना होगा, दिया उसमें, अच्छा। बना दिया उसमें स्ट्रेंथ की बात तो कुछ है ही नहीं। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर तय करेगा इंजीनियर कि वो तय घर करता है। मजबूत बनेगा कि नहीं। इंजीनियर गिव द कंक्रीट शेप टू द बिल्डिंग। ये पारिवारिक झगड़ा है। हाँ, नहीं, अच्छा है, अच्छा है। आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पारिवारिक झगड़ा है। पारिवारिक झगड़ा, अच्छा। इतना दिन तक हाँ। बिल्डिंग मींस आर्किटेक्ट समझा जाता था। हाँ। और आर्किटेक्ट का उसका इसमें सब कुछ अथॉरिटी था, वो बना दिया, साइन कर दिया तो बिल्डिंग बन जाएगा। लेकिन अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसी होना नहीं चाहिए। आपका भी एक जुरिडिक्शन है, आप प्लान कीजिए, ब्यूटीफाई कीजिए, लेकिन जो एनालिसिस, डिजाइन और स्ट्रेंथ ये सब का जब बात आएगा तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड उसी के लिए कुछ बिल लाइए जिसमें दोनों की भूमिका तय हो जाए। यस, मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। हम अभी सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। ऊपरी हम अभी ग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब भाई यही बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग आज हम नोएडा में खड़े हैं, वही बिल्डिंग अगर हम गुड़गांव में बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन अलग होंगी। हाँ, अब लोग मिट्टी के क्या- हिसाब से बदल वो जाएंगे। मिट्टी के हिसाब से बन जाए। जैसे ये बिल्डिंग अपने 25 स्टोरी की बिल्डिंग है, यहाँ पर पाइलिंग हुई हुई है। हाँ अब ये चीज़ आपका गुड़गांव में बनाएंगे तो वहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन या इसी तरह की फाउंडेशन होगी। कई बार क्या करते हैं लोग सेम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो वही उठा के गुड़गांव में बना देते हैं, वही उठा के ये नोएडा में बना वही देंगे। लेकर हापुड़ में बना देते हैं। हाँ, अब ये नहीं सोचते हैं कि उसकी सॉइल कैसी है। ओके, तो ये अगर इंजीनियर बिल आ जाए तो ये इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। करेंगे। जी, ये हम बता दें कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले कि आप भूल जाएं और भूकंप हमारे किसी अतीत का हिस्सा बन जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और जितने भी तरह के इंजीनियर भवन निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं उनकी जवाबदेही और भूमिका दोनों साफ साफ तय होनी चाहिए। पर इनका कहना है कि वो बाजार से नहीं तय हो रहा है, क्योंकि आर्किटेक्ट से आप नक्शा बना के आप चले जाते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। ये कानून से जवाबदेही तय हो जाए कि जो नक्शा पास हो जाएगा तो घर कैसा बनेगा, मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा, वो ये लोग तय करेंगे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि जापान में मैं पढ़ रहा था जापान के बारे में कि वहाँ बुनियाद में रबर पैडिंग की जाती है और शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है। ऐसा आप लोग नहीं करते हैं क्या यार? आइसोलेशन पैड्स यहाँ पर भी लगाते हैं, हाँ। परंतु दोज आर वेरी कॉस्टली अफेयर्स। वो बेसिकली बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। वो हाँ। बेसिकली आपकी स्ट्रक्चर जहाँ आपकी 60-70 स्टोरी की बिल्डिंग्स है वहाँ हाँ। यूज होता है। वहाँ तो आपके रोलर्स भी होते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक आएगा तो आपके बिल्डिंग ऐसे शेक नहीं हिंदुस्तान में करेगी। यूज होता है क्या? नहीं सुनिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रोलर वाला यूज नहीं नहीं हुआ हुआ है। तो वहाँ बिल्डिंग आपके ऐसे नहीं मूव करेगी, वहाँ बिल्डिंग अर्थक्वेक आएगा तो ऐसे जाएगी, अच्छा, तो वो गिरेगी नहीं, वो उसके गिरेगी साथ साथ नहीं। घूमने उसी की दिशा में उसी दिशा में कोई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नीचे रोलर मतलब चक्का लगा होगा। नीचे चक्कर लगा हुआ है। बेयरिंग हाँ ये मैं इसको bearing- बता दूं, bearing- इसको bearing, बोलते हैं हाँ। बेस आइसोलेशन। अच्छा। बेस आइसोलेशन टेक्निक बेसिकली सब वेस्टर्न कंट्री ये में springs लगे आजकल होते हैं। चल रहे हैं अच्छा ना। वो होता है क्या कि जैसे हम बियरिंग होता है ना ब्रिज में, ब्रिज का गार्डर और हाँ। बीच का पियर का बीच में एक बियरिंग जैसी रहते हैं। हाँ, जो वो हिलता रहता है अपना उस पे। हाँ तो वो बियरिंग जैसी एक चीज है, लेकिन और थोड़ा
रिफाइंड वे से डिज़ाइन किया गया है। वो क्या किया जाता है कि कॉलम एंड फाउंडेशन इसका बीच में उसको फंसाया देते हैं। लगा देने से क्या होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक का जो एनर्जी, पूरा एनर्जी स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र होने का जितना से 30% ऑफ एनर्जी वो खुद ले लेगा, वो खुद ले लेगा, हजम कर लेगा अपने, और 70% ऊपर में जाएगा। और इसीलिए उन्होंने बता रहे थे कि वो बिल्डिंग ऐसे करके हिलेगा नहीं, वो बिल्डिंग ऐसे करके हिलते रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि नुकसान नहीं होगा, उसमें बिल्डिंग का जो कॉलम्स वगैरह इसमें स्ट्रेस कम पड़ेगा। कुछ में एक हॉस्पिटल बन गया ऑलरेडी। हाँ। काफी 4-5 हॉस्पिटल डिजाइन हो रहा है अभी। हाँ। जिसमें बेस आइसोलेशन का प्रयोग हो रहा है। हाँ। और धीरे धीरे ये होगा बेसिकली। हाँ। आपका दर्शकों को जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो DST, हाँ। वो हम लोगों को वेरियस IITs को एक प्रोजेक्ट दे चुका है। अच्छा। ये बेस आइसोलेशन डिवाइस आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हाँ। और इसको मार्केटिंग करने का, इसका पूरा चीज़ को आप लोग इसका प्रयोग विधि लाइए। तो उसी का दिशा में IIT रुड़की ने कुछ काम किया है, IIT दिल्ली कुछ काम कर रहा है, NIT जयपुर कुछ काम कर रहा है, IIT गुवाहाटी कुछ काम कर रहा है। तो ये सब काम जब हो जाएगा तब हम लोग अपना कंट्री में बेस आइसोलेटर बना पाएंगे। जब बना तो पाएंगे, अभी रिसर्च की प्रक्रिया में तो हम जापान से मांग क्यों नहीं लेते हैं टेक्नोलॉजी? लेते हैं, वही हो रहा है अभी फिलहाल वही हो रहा है। कुछ बिल्डिंग्स में आ रहा है, फिलहाल वही हो रहा है। अगर हमारा कोई दर्शक हमारे रहना चाहते हैं, गुड़गांव के किसी 20वें मंजिल पर रह रहे हैं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है, या 25वें फ्लोर में रहना चाहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कॉर्पोरेट ऑफिस में कि हमें ये नक्शा बताइए, कि तो उन्हें कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट मांगना चाहिए जिससे उनको लगे कि हाँ वाकई में हुआ है? बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, हाँ। सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। और वो लेके कहाँ वेरीफाई करने जाए बेचारा वो? उन्हें तो IIT का सर्टिफिकेशन मिलेगा ना। हम IIT से बेसिकली जो IIT से डिजाइन वेट करा रहे हैं, हम IIT से एक सर्टिफिकेट जो IIT हमें सर्टिफिकेट देगी कि ये बिल्डिंग आपकी स्ट्रक्चरली सेफ है, वो सर्टिफिकेट हम एंड यूजर को दे सकते हैं ना। अभी नहीं देते हैं, लेकिन मांगने पर देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जब अगर IIT दिल्ली से आपने पास कराया वो नक्शा, तो उसकी फोटोकॉपी देने में या सर्टिफिकेट कोई दिक्कत, मतलब क्या दिक्कत? जनता की धारणा है हाँ। कि जितना ज्यादा लोहा डाला जाए हाँ। उतनी ज्यादा सुरक्षित होती है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत ये भी गलत है। अच्छा, जो सरिया का अमाउंट और जिस जगह पे डाला जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, ठीक है। जो स्टील है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो यदि बीम है तो वो ऐसे बेंड करेगी, तो नीचे की तरफ टेंशन आएगी, वहाँ पे हम रॉड डालेंगे, ऊपर की तरफ रॉड डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो सरिया कम मात्रा में सही जगह पे लगाया जाए तो बिल्डिंग आपकी ज़्यादा सुरक्षित है कि ज़्यादा सरिया गलत जगह पे लगाया जाए। और नींव क्या गहरी होनी चाहिए क्या? नहीं, ये जरूरी है क्या? हाँ? ये भी लोगों की धारणा है। हाँ, मेरी भी धारणा है कि नींव जब तक खूब गहरी नहीं होगी, गहरी का कोई रिलेशन नहीं है बिल्डिंग की सुरक्षा से। सरफेस एरिया है, जो बेयरिंग एरिया है। हाँ, यदि हम पहले बिल्डिंग डिज़ाइन करने से, फाउंडेशन डिज़ाइन करने से पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन वाले हमें ये बताते हैं कि 1 मीटर पे बेयरिंग कैपेसिटी 10 टन पर स्क्वायर मीटर है, 2 मीटर पे 12 टन है, 3 मीटर पे 20 टन। थोड़ा दर्शकों के लिए ये प्राइम टाइम मुश्किल हो गया, लेकिन अच्छा है कि अगर हम समझें, जितनी जानकारी मिलेगी वो डर का एलिमेंट थोड़ा सा कम होगा। नहीं, आप लास्ट में ये बता सकते हैं हाँ। आपका हिसाब से हमारा सब कुछ है, लेजिस्लेशन नहीं है। कानून नहीं है ना? लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ। बस ये बता दीजिए। इंटरेस्टिंग बात और हाँ। बताऊंगा दर्शकों के लिए, जैसे वो बिना इंजीनियर के इन्वॉल्वमेंट के अपना घर बनाते हैं, तो जो मिस्त्री जिससे भी वो काम कराते हैं, तो वो डर के मारे क्या करेगा, उनकी बिल्डिंग को ओवरलोड करेगा, हर चीज़ मोटा डालेगा, स्टील ज़्यादा डाल देगा। हाँ, अगर हम अनजान तो हैं वो तो क्या समझता है कि हम तो घर मजबूत बनवा रहे हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट तो बढ़ा रहा है। आप इंजीनियर कितना पैसा लेगा आपसे, और घर भी मजबूत नहीं बन रहा है। भी मजबूत नहीं बन रहा है, और आपकी कॉस्ट ओवररन हो रही है 20% ज़्यादा। कितनी तरह की धारणाएं हैं एक घर को बनाने से लेकर। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप देहात की बात कर रहे थे, हाँ। वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को भी ड्रॉबैक है उसके अंदर। हाँ। उनको बेसिकली 4-5 पेज का एक पैम्पलेट हाँ, अखबार के अंदर निकालना देना चाहिए। देना चाहिए कि आप जब घर बनाएं तो ये चीज़ों का
ध्यान में रखें, ठीक है। जैसे आप जी, वहाँ पर तो mostly जैसे आप- ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वेबसाइट पर तो है, हाँ। पर ये आपका अच्छा सुझाव है कि अखबारों में सबको जाना चाहिए कि अगर आप घर बना रहे हैं तो मोटा मोटी 10 बात जो धारणाएं हैं, जैसे कि खूब सारा सीमेंट डालो, सरिया डालो तो घर मजबूत होगा, ये जरूरी नहीं है। खूब गहरी नींव डालो तो घर मजबूत होगा, ये भी एक धारणा सही नहीं है। सीमेंट और एक सैंड डाल दें हाँ। तो और डिजास्टर्स हो जाएगा। वो और खराब होगा, है ना, इसलिए उसका अनुपात सही होना चाहिए। तो अनुपात भी सही होना चाहिए, जी। और उनको जागरूकता पैदा करनी जी। चाहिए हमें किस तरह से बहुत होना बहुत चाहिए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा पारंपरिक जो लोग, कई लोग कहते हैं कि आसाम में या उत्तर काशी में जो हमारी अपनी पारंपरिक घर बनाने की शैली है, हम उस पर क्यों नहीं विचार करते हैं। क्या वो संभव है इस मात्रा में लोगों को घर देने के लिए? अगर आप उस मांग को पूरा करें तो क्या हम पारंपरिक तरीके से कर सकते हैं? हम इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टफ हो गया है, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे आप तो समझ पाएंगे कि भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है, अगर उसकी जानकारी आप तक सही सही पहुंचेगी, आधे भी पहुंचेगी, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कम डरा हुआ महसूस करेंगे।